नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। इसे अक्सर देश की सबसे बड़ी कानूनी किताब कहा जाता है, लेकिन इस किताब में कुछ ऐसे परिशिष्ट हैं, मतलब अपेंडिसेस, जो इसके आर्टिकल्स को असल दुनिया में लागू करने का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। इन्हें ही कहते हैं अनुसूचियां या शेड्यूल्स। तो चलिए आज भारत के शासन की इसी बुनियाद यानी संविधान की 12 अनुसूचियों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नंबर 8 से और हम पहुंचते हैं 12 पर। देखिए, जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। आज इनकी संख्या 12 है। ये जो 8 से 12 तक का सफर है ना, यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो देश के साथ साथ बड़ा हुआ है, विकसित हुआ है। तो इससे पहले कि हम एक एक करके इन अनुसूचियों में डुबकी लगाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हैं क्या और इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। आप इन्हें संविधान के मेन टेक्स्ट के एक्सटेंशन की तरह समझ सकते हैं, जो हमारे शासन की नींव को जरूरी डिटेल्स देते हैं। तो एक अनुसूची होती क्या है? इसे एक तरह की एक्स्ट्रा जानकारी वाली लिस्ट समझिए, जो संविधान के मुख्य आर्टिकल से जुड़ी होती है। मतलब अगर आर्टिकल्स हमें बताते हैं कि क्या करना है, तो अनुसूचियां अक्सर ये बताती हैं कि उसे कैसे करना है। इनमें लिस्ट्स होती हैं, शपथ के फॉर्मेट होते हैं और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होते हैं। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और उन पहली 8 अनुसूचियों को देखते हैं जो संविधान के ओरिजिनल स्ट्रक्चर का हिस्सा थीं। ये वो स्तंभ हैं, वो पिलर्स हैं जिन पर आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी। ये पहली 8 अनुसूचियां मिलकर देश के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। देश की सीमाएं क्या होंगी, सरकार कैसे चलेगी और यहाँ की डाइवर्सिटी को कैसे संभाला जाएगा, सब कुछ इसमें था। आइए इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए कुछ ग्रुप्स में बांट कर देखते हैं। किसी भी देश को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसकी बाउंड्रीज तय करनी होती हैं, है ना? पहली अनुसूची बिल्कुल यही काम करती है। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके इलाके की पूरी लिस्ट है। और फिर चौथी अनुसूची ये तय करती है कि इन राज्यों से राज्यसभा यानी अपर हाउस में कितनी सीटें मिलेंगी। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, देश की सीमाएं तय हो गईं, अब सरकार चलाने की बारी। तो दूसरी और तीसरी अनुसूचियां प्रैक्टिकल चीजें संभालती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति से लेकर जजों तक की सैलरी क्या होगी, वो शपथ क्या लेंगे। लेकिन यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है वो है 7वीं। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बहुत ध्यान से बंटवारा करती है। इसमें 3 लिस्ट हैं: संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है; राज्य सूची, जो राज्यों के लिए है; और संवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। भारत का पूरा फेडरल बैलेंस इसी पर टिका है। भारत की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ी चुनौती उसकी डाइवर्सिटी है। संविधान बनाने वालों ने इस बात को शुरू में ही पहचान लिया था। इसीलिए 5वीं और 6ठी अनुसूचियां देश के कुछ आदिवासी और जनजातीय इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्पेशल प्रोविजन करती हैं, ताकि उनकी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा हो सके। और 8वीं अनुसूची देश की प्रमुख भाषाओं को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देती है, जो हमारी भाषाई विविधता का सम्मान है। तो ये तो थी ओरिजिनल कहानी उन 8 अनुसूचियों की। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत बदला और वक्त के साथ संविधान को भी बदलना पड़ा। अब हम उस दौर में चलते हैं जब देश की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है। देखिए, संविधान लागू होने के बस 1 साल बाद 1951 में पहले ही संशोधन से 9वीं अनुसूची आ गई। फिर लंबा गैप आया और 1985 में दल बदल की समस्या से निपटने के लिए 10वीं अनुसूची आई। और 1992 तो एक तरह से मील का पत्थर था, जब एक साथ 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़कर लोकल गवर्नेंस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। हर एक जोड़ एक नई चुनौती का जवाब था। आज़ादी के फौरन बाद सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी: जमींदारी प्रथा खत्म करना और भूमि सुधार लागू करना। लेकिन इन कानूनों को बार बार कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा था। तो सवाल ये था कि इन जरूरी सुधारों को कानूनी दांवपेच से कैसे बचाया जाए। जवाब आया पहले ही संविधान संशोधन के रूप में 9वीं अनुसूची। ये एक तरह की कानूनी ढाल थी। इसमें डाले गए कानूनों को न्यायिक समीक्षा
यानी जुडिशियल रिव्यू से बचा लिया जाता था ताकि भूमि सुधार जैसे काम तेजी से हो सकें। हाँ, ये बात ध्यान रखनी होगी कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ये साफ कर दिया कि ये सुरक्षा अब अनलिमिटेड नहीं है। 70 और 80 के दशक में भारतीय राजनीति एक और बड़ी समस्या से जूझ रही थी। ये आया राम गया राम की राजनीति थी। चुने हुए नेता रातों रात अपनी पार्टी बदल लेते थे, जिससे सरकारें गिर जाती थीं और अस्थिरता बनी रहती थी। तो सवाल था, इस राजनीतिक ऑपर्चुनिज्म को कैसे रोका जाए? इसका समाधान 1985 में 52वें संशोधन से मिला, जिसे हम 10वीं अनुसूची या पॉपुलरली दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं। इसमें यह नियम बनाया गया कि अगर कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो कुछ शर्तों के तहत उसकी सदस्यता ही रद्द हो सकती है। और फिर एक और बहुत ही बुनियादी सवाल उठा, इतने बड़े और डाइवर्स देश में क्या सिर्फ दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से शासन चलाना काफी है? डेमोक्रेसी को असल मायनों में जमीनी स्तर तक, यानी हर गांव और शहर तक कैसे पहुंचाया जाए? इस सवाल का जो जवाब मिला ना, वो ऐतिहासिक था। 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गईं। 11वीं अनुसूची ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें गांव के विकास से जुड़े 29 विषय सौंपे, और 12वीं अनुसूची ने नगरपालिकाओं के लिए यही काम किया, उन्हें शहरी विकास से जुड़े 18 विषय दिए। इसने भारत में गवर्नेंस का एक तीसरा लेवल यानी थर्ड टियर स्थापित कर दिया। तो 8 से 12 अनुसूचियों तक का ये पूरा सफर हमें आखिर बताता क्या है? ये हमें हमारे संविधान के कैरेक्टर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में एक बहुत ही गहरी बात बताता है। ये संख्या 12 सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक कहानी है ग्रोथ की, बदलाव की और एक देश की बदलती जरूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। तो सबसे अहम बात यही है कि ये अनुसूचियां इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि भारतीय संविधान एक स्टैटिक किताब नहीं, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये समय के साथ सांस लेता है, बदलता है और देश के सामने जो भी नई चुनौतियां आती हैं, उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। देखिए, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, नई चुनौतियां भी आ रही हैं, जैसे डिजिटल राइट्स, पर्यावरण का संकट या डेटा प्राइवेसी। तो जरा सोचिए, भविष्य में भारत की इन नई जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे संविधान में एक और यानी 13वीं अनुसूची कौन सी हो सकती है?